बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ पर्ल मिलेट की। बाजरे का हार्वेस्टिंग के बाद में मैनेजमेंट कैसे होगा। सबसे पहले क्या चीज़ आती है, सबसे पहला स्टेप होता है मैच्योरिटी आइडेंटिफिकेशन करना। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि खेत में खड़ी फसल आपका हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है या नहीं, यानी कि मैच्योरिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर पर्ल मिलेट के सीड का जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है वो होता है 20 से 25%। पौधा हो सकता है पूरे तरीके से ना सूखा हो, यानी कि पत्तियां और स्टेम स्टील ग्रीन हो सकते हैं, लेकिन जो ईयर हेड में बीज लगे हुए हैं वो जो है हार्ड हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ बीजों को निकाल के देखोगे ईयर हेड में से, तो जो बेस होगा सीड का, जहाँ से वो ईयर हेड से अटैच था, वहाँ पर एक स्मॉल ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि बीज जो है अब तैयार हो गया है, यानी कि हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर ईयर हेड्स जो हैं उनको काट लिया जाता है, यानी कि ऊपर की बालियों को काट लिया जाएगा, और उसके बाद में इन सारे के सारे हेड्स को धूप में सुखाया जाता है। एक साफ सी ज़मीन पर तिरपाल वगैरह बिछा करके उसके ऊपर सारे के सारे ईयर हेड्स को फैला दिया जाता है, और लगभग 3 से 4 दिन तक सुखाते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे कि ये देखो, ये इंडिविजुअल प्लांट था, हो सकता है पौधे की पत्तियाँ वगैरह पूरी तरीके से ना सूखी हुई हों, लेकिन ये जो ऊपर आपको ईयर हेड दिख रहा है, इसमें जो दाना है वो हार्ड हो चुका होगा, और 20 से 25% उसमें मॉइस्चर परसेंटेज होगा। कुछ दाने अगर आप निकाल कर देखोगे तो इस तरीके से जो दाने का बेस है, जहाँ से वो ईयर हेड से अटैच होता है, वहाँ पे आपको इस तरीके का ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा, ब्लैकिश स्पॉट, ब्लैक कलर का। ठीक है, उसके बाद में करते क्या है, ये देखो, ये पूरा का पूरा ईयर हेड है। इस ईयर हेड में ये देखो, ये सारे के सारे इसमें सीड्स लगे हुए हैं जो मैच्योर हो चुके हैं। अब होता ये है, इन ईयर हेड्स को काट के निकाल लेते हैं, जैसे इन फार्मर ने यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद में इन्हें धूप में 3 से 4 दिन के लिए सुखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में थ्रेशिंग करेंगे। थ्रेशिंग में क्या होगा, ईयर हेड में से जो ग्रेन है उसको सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो ईयर हेड है वो अलग हो गया, और जो सीड्स है वो अलग हो गए। ठीक है, इसके लिए मैकेनिकल मिलेट थ्रेशर जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये रहा पर्ल मिलेट थ्रेशर है ये। तो मिलेट थ्रेशर भी आती है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड इसमें क्या है कि साफ सी जगह पर सबसे पहले सारे के सारे ईयर हेड्स को फैला लो, उसके ऊपर या तो आप ट्रैक्टर चला दो या फिर आप बुल को उस पर वॉक करवाओ। इससे होगा ये अपने आप ही सारे के सारे सीड ईयर हेड में से निकल जाएंगे। बस आपको केयरफुल ये रहना है कि कोई भी मैकेनिकल इंजरी नहीं होनी चाहिए थ्रेशिंग के दौरान सीड में, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अब इन ग्रेन्स को सुखाया जाएगा। ड्राइंग में ध्यान रखना, जब आप सुखाओगे एक साफ सी जगह पर नीचे तिरपाल बिछा के सारे बीजों को उस पर सुखा लो। फैला करके लेयर पूरी की पूरी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी या 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी लेयर रखना, और हर आधे घंटे में चलाते रहना और धूप में इसको सुखाओ। साफ सी जगह आपने सबसे पहले देखी, उसके ऊपर तिरपाल बिछाया, उसके ऊपर सीड की लेयर आपको बिछानी है 3 से 5 सेंटीमीटर की, और हर आधे घंटे में उसको हाथ से चलाते रहना है और सुखाना है उसको। ये ध्यान रखना, अगर आपको सीड पर्पस के तौर पे स्टोर करना है बाजरे को, तो 9 से 10% मॉइस्चर पे आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन ग्रेन पर्पस के तौर पे आपको 11 से 12% मॉइस्चर पे इसको स्टोर कर सकते हो। यानी कि सीड पर्पस के तौर पे मॉइस्चर और कम करना पड़ेगा, क्योंकि 9 से 10% पर स्टोर करते हैं। ग्रेन पर्पस के तौर पे 11 से 12% पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, थ्रेशिंग के तुरंत बाद आपने सुखा भी लिया, उसके बाद में क्या करा जाता है, विनोइंग करी जाती है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है अभी इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी कंकड़ फंकड़ होंगे, तो ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी। उसके लिए छलने का भी इस्तेमाल हो सकता है या फिर विनोइंग फैन का भी। विनोइंग आपने करी, जितने भी इसमें ईयर हेड के डंठल थे, है ना, स्ट्रॉ था, धूल मिट्टी थी या डिसीज सीड थे, वो सब आपने हटा दिए। उसके बाद में ग्रेडिंग कर दी जाती है सीड के साइज़ और वेट के हिसाब से। ठीक है, अब अगला स्टेप आता है डीहलिंग का, जिसे हम पियरलिंग भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें, अब देखो बात कुछ ऐसी होती है कि पर्ल मिलेट का अगर आप एक सीड देखोगे तो उसके चारों तरफ काफ़ी टफ सीड कोट होता है, तो खाने में दिक्कत करेगा ये, पकाने में भी। तो ये जो टफ सीड कोट है काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस होता है, इसको जो है हटा दिया जाता है। टेनिन और फिटेट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो फाइब्रस सीड कोट है इसको हटाना ज़रूरी है। तो मैकेनिकल डीहलर का इस्तेमाल करके लगभग 8 से 10% जो पोर्शन होता है आउटर सीड कोट का, उसे रगड़ करके हटा दिया जाता है, ताकि एक तो इसे पकाना आसान रहे और फिर टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाता है।
तो ये ध्यान रखना है। जैसे ये देखो डी हलिंग के बाद में ऊपर का छिलका निकाल दिया तो इस तरीके का हो जाता है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ध्यान रखना। ये देखो छिलके अलग हो गए, लगभग ऊपर का 8 से 10% का छिलका जो है वो निकाल देते हैं। ये डी हलिंग मशीन है। उसके बाद में पैकेजिंग करी जाती है। मॉइस्चर प्रूफ जो जूट के बोरे आते हैं उनमें भर के रख लेते हैं, या फिर HDP जो बैग आते हैं प्लास्टिक के कट्टे उनमें। गोडाउन जहाँ पे स्टोर किया जाएगा, सबसे पहले वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह का कोई चक्कर ना हो। नहीं तो सल्फास की गोलियों का पहले फ्यूमिगेशन आपको वहाँ पे करना पड़ेगा स्टोरेज से पहले। और लकड़ी के पार्टों के ऊपर सारे के सारे जो कट्टे हैं उनको जमा किया जाएगा। दीवार से सटा के रखना नहीं है, कम से कम 1.5 फीट की दूरी रखनी है। और 2 पार्टों के बीच में कम से कम आपको इतना गैप रखना है कि हवा आसानी से पास हो पाए। गोडाउन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे थ्रेशिंग हमने कर ली, तो थ्रेशिंग करने के बाद में कुछ पत्ते वगैरह सूखे बचते हैं जो कि ईयर हेड से हो सकता है लगे हुए हों। इसके अलावा ये जो ईयर हेड है, अब थ्रेशिंग के बाद इसका होगा क्या, तो इसको जो है सूखे चारे के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो ये चीज़ें जो हैं सूखे चारे के तौर पे इस्तेमाल हो जाती हैं लाइव स्टॉक के लिए। इसके अलावा अगर आप बाजरे के बीजों का इस्तेमाल करके फिर आटा जो है तैयार करते हो, पीस कर अगर आप आटा बनाते हो, तो यहाँ पे एक इशू आता है इस आटे को स्टोर करने में। आप 1 हफ्ते से ज़्यादा नॉर्मली इसको स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पर्ल मिलेट के बीजों में नेचुरली 5 से 6% तक रूट फैट होता है। अब जब हम ग्रेन्स को पीस करके आटा तैयार करते हैं, तो यहाँ पे ग्राइंडिंग से होता ये है कि इनके अंदर मौजूद जो लाइपेज एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब फैट हमें पता है क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है ना। तो लाइपेज करता है क्या है, इस फैट को तोड़ता है फ्री फैटी एसिड में। इसे हम बोलते हैं इस प्रोसेस को हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी इसको बोला जाता है। और इसकी वजह से होता ये है, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ही जो आटा है उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो बहुत बुरी तरीके से कड़वा भी हो जाता है। इसलिए जो है बहुत लंबे वक्त तक आटे को स्टोर नहीं करा जा सकता। अब अगर इस चीज़ को आपको ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट होता है इसका हाइड्रोथर्मल या फिर ड्राई हीट ट्रीटमेंट, जिसमें हम करते ये हैं 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, जिससे लाइपेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। फिर आप आटे को लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है पर्ल मिलेट में, जिसे हम बोलते हैं अर्गेट डिसीज़, जो कि एक फंगस से होती है, जिसे हम बोलते हैं क्लेविसेप फ्यूजिफॉर्मिस। अब इसमें होता ये है, जो फ्लावर है वो रिप्लेस हो जाता है, मतलब जो फ्लावर है वो इन्फेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इन्फेक्ट होगा। एक हार्ड टॉक्सिक फंगल मास यहाँ पे बन जाता है, जिसे हम स्क्लेरोटिया बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के हार्मफुल एल्केलॉइड्स होते हैं, जो ह्यूमंस को और एनिमल्स के लिए दोनों के लिए नुकसानदायक है। और यही स्क्लेरोटिया जो है सीड के साथ में मिक्स हो जाता है, जिसे बाद में सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखो, ये एयरगेट डिसीज से इन्फेक्टेड है भुट्टा, मतलब ये जो है ईयर कॉब, ईयर हेड बोलते हैं, सॉरी। मेस के केस में हम बोलते हैं कॉब, और पर्ल मिलेट के केस में हम बोलते हैं ईयर हेड, ये ध्यान रखना। तो ये देखो, ये अर्गेट डिसीज से इन्फेक्टेड है, लाल लाल सा हो गया है। और ये देखो, इन्हें हम बोलते हैं, जो सीड है ना, इस तरीके से ये फंगल मासेस होते हैं, और हार्वेस्टिंग के बाद में ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं सीड के साथ में, इस तरीके से। ये देखो, ये जो देख रहे हो लाइट ब्राउन कलर के, ये तो सीड है, लेकिन ये जो देख रहे हो डार्क डार्क, ये सारा का सारा फंगल मास है, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, स्क्लेरोटिया। अब इसको सेपरेट करने के लिए, जैसे आपने थ्रेशिंग वगैरह तो कर ली, अब आपको करना क्या है, एक बड़ा सा ड्रम ले लेना। बड़ा सा ड्रम लिया, उसमें पानी भरना, 20% सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार करना है। 20% सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार करने के बाद इसमें थ्रेशिंग के बाद में जितना भी तुम्हारा प्रोड्यूस था सारा का सारा, वो सारा का सारा इसमें डाल दो। अब होगा ये, क्योंकि ये जो फंगल मासेस हैं, स्क्लेरोटिया जिसे हम बोल रहे हैं, ये तो हल्के हैं, तो ये ऊपर आ जाएंगे, तैरेंगे, इसे हम अलग हटा देंगे। और जितना भी हेल्दी सीड है वो सारे के सारे जो हैं, यानी कि एक्चुअल में जो पर्ल मिलेट के सीड हैं ढंग के, वो सारा का सारा मटेरियल नीचे बैठ जाएगा, और फंगल मासेस स्क्लेरोटिया सारा ऊपर आ जाएगा। उसे आप रिमूव कर सकते हो, रिमूव करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।